Hello everyone, this side Ashish. Today we are going to start the part 3 of the ongoing training series over BRSR, ESG and UNSDG goal in combined manner. We are covering how to cover the best practices, best objectives, best goals in the ESG respect, uh, is framed and a subpart of UNSDG, United Nations Sustainable Development Goal. Yet we covered part two in the previous two parts we discussed. In the first part we discussed the history, origin, problem addressed by this UNSDG's goals and ESG point of view. Part two we discussed the initial goal one and goal two and some points of as a target of goal three. So hope you are attended my video before starting this training series uh, uh, in the additional targets under the goal 3. In the last target under goal 3 we discussed the controlling of the tobacco. uh, this is this My slide is visible to you. These points we discussed, these targets we discussed in the last part, second part, strengthen the tobacco control in all countries. So um, we are starting today from the next target under the goal 3. So these are the targets we are starting from here. और प्लीज़ आप जो मेरा बेसिक एडवाइस है कि आपका जो गवर्नेंस है, हेल्थ है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से जो स्टैंडर्डाइज्ड वे है, स्टैंडर्ड्स हैं आईएसओ के, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन के, और जिसकी मैंने ट्रेनिंग दी हुई है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। उनको आप अपने सिस्टम में आप इंटीग्रेट करो प्रॉपर तरीके से, और वो एक कन्फर्मिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इस्टेब्लिश होने चाहिए आपके यहाँ। जब भी आप ESG को, BRSR को टारगेट करो रिपोर्टिंग के लिए, कि तभी वो एक प्रॉपर एविडेंस मैनर में, जस्टिफाइड मैनर में कवर होते हैं, और आपको फर्दर जो जस्टिफिकेशन है, क्लैरिफिकेशन है एट द टाइम ऑफ ऑडिट, इंस्पेक्शन, रिव्यू, वहाँ पे आप चीज़ें सही तरीके से फुलफिल कर पाते हो। तो हेडिंग सेम है जो हमने लास्ट पार्ट में डिस्कस किया था, UNSDG गोल्स वर्सेस ESG वर्सेस BRSR। ठीक है, तो ये आपको क्लियर होगा, मैंने समझाया हुआ है। तो UNSDG का जो गोल 3 है, इंश्योर हेल्दी लाइव्स एंड प्रमोट वेल बीइंग ऑफ ऑल एट ऑल एजेस। ठीक है, तो ये गोल 3 है। इसमें ESG का जो पैरामीटर दिया है, मैंने मतलब रिलेट किया है, वो तीनों ही है, तीनों पिलर्स हैं ESG के, गवर्नेंस, सोशल और इन्वायरमेंट। और इसके साथ ही जो BRSR के प्रिंसिपल्स हैं, मैंने यहाँ रिलेट किया इस पर्टिकुलर गोल के रिस्पेक्ट में, वो प्रिंसिपल 1, 3, 4, 5 एंड 6 है। ठीक है, तो ये चीज़ें मैंने पहले ही बताई हैं, वो यहाँ पे भी सेम है गोल 3 के रिस्पेक्ट में कोई चेंज नहीं है। नेक्स्ट टारगेट और इंडिकेटर्स की बात है। गोल 3 में टारगेट्स क्या है, इंडिकेटर्स क्या हैं, और इसको ESG और BRSR के पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह से हम एड्रेस कर सकते हैं जब भी हम रिपोर्टिंग करें, या फिर हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन की, हमारी कंपनी की डिसीजन मेकिंग है ESG को एड्रेस करने के लिए। तो पहला जो टारगेट है नेक्स्ट, वो है सपोर्ट द रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन्स एंड मेडिसिन्स फॉर कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। तो हमने कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल को समझा था। हमने कम्युनिकेबल डिसीजेस जैसे जो हमने डिस्कस किया था, रेबीज था, डेंगू था, इस तरह की जो बीमारियां हैं वो कम्युनिकेबल हैं, और इसके साथ ही साथ जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं उसके अलग, वो उनके रिस्पेक्ट में
एज अ ऑर्गेनाइजेशन हम किस तरह से रिसर्च और डेवलपमेंट में सपोर्ट कर सकते हैं इन बीमारियों के वैक्सीन के लिए, मेडिसिन के लिए। इसको हमें एज अ फ्रेमवर्क सोचना है और इस पर डिसीजन लेना है और इसको एड्रेस करना है। इसके साथ ही जो इसमें इंडिकेटर्स की बात होती है कि इंडिकेटर्स क्या हैं, वो है प्रोपोर्शन ऑफ द टारगेट पॉपुलेशन कवर्ड बाय ऑल वैक्सीन्स। सेकंड है टोटल नेट ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंट, ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंट्स। तो ये जो नेट ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंट है, ये नेशन के रिस्पेक्ट में है। जैसे हमारी कंट्री इंडिया है, भारत है, तो जो हमारा इंडियन गवर्नमेंट का ऑफिशियल डेवलपमेंट है इसके रिस्पेक्ट में, असिस्टेंस के मैनर में, वो क्या है, वो एक कॉस्ट के रिस्पेक्ट में हो सकती है, ठीक है, रिसोर्सेज के रिस्पेक्ट में हो सकती है। तो ये इंडिकेटर है, ये यूएन एसडीजी के रिस्पेक्ट में है। तो ये आपकी कंपनी के रिस्पेक्ट में भी हो सकता है। आप जब इसको एड्रेस करते हो, आप इस चीज़ के लिए सोचते हो एज अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी चीज़ के लिए जब आप जाते हो। सेकंड जो टारगेट है, फर्स्ट इसमें था प्रोपोर्शन ऑफ द टारगेट पॉपुलेशन कवर्ड बाय ऑल वैक्सीन। तो जो आप सपोर्ट कर रहे हो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में वैक्सीन और मेडिसिन के रिस्पेक्ट में, वो आप कितने बड़े पॉपुलेशन को आप टारगेट कर रहे हो, एरिया को टारगेट कर रहे हो, उसकी डेंसिटी क्या है, उसके रिस्पेक्ट में इस इंडिकेटर को आपको इवेल्युएट करना है। और जो आपका सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है ईएसजी या फिर बीआरएसआर के रिस्पेक्ट में, उसको आपको बताना है। तो ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। जो टारगेट है गोल 3 का, वो है सब्सटेंशियली इंक्रीज हेल्थ फाइनेंसिंग एंड द रिक्रूटमेंट, डेवलपमेंट, ट्रेनिंग एंड रिटेंशन ऑफ हेल्थ वर्कफोर्स इन डेवलपिंग कंट्रीज। तो यहाँ पे डेवलपिंग कंट्रीज पे फोकस्ड है इस टारगेट के अंदर। डेवलपिंग कंट्री हमारी इंडिया भी है एक, ठीक है। तो डेवलपिंग कंट्रीज आपको पता होगा जो क्या इसका स्टेटस है, आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो इंडिया के पैरेलल या इंडिया के नीचे जो हैं डेवलपिंग कंट्रीज में हमारा एक अच्छा पोजीशन है, मतलब हम कहीं ना कहीं आगे जा रहे हैं तेजी से वर्ल्ड स्ट्रक्चर में। तो हमारे से जो नीचे हैं और जो हमारे बराबर हैं वर्ल्ड लेवल पे, उनको आप डेवलपिंग कंट्रीज देख सकते हो एग्जांपल के लिए। तो यहाँ पे जो फोकस इस टारगेट के अंदर वो है सब्सटेंशियली, मतलब इंक्रीज करना है कि जो प्रीवियस हमारा हमने हेल्थ फाइनेंसिंग के रिस्पेक्ट में, रिक्रूटमेंट के रिस्पेक्ट में, डेवलपमेंट, ट्रेनिंग, रिटेंशन के रिस्पेक्ट में हेल्थ वर्कफोर्स हमारा था, में हमें किस तरह से हमने इम्प्रूव किया रिसोर्सेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या कॉस्ट इन्वॉल्व उसमें हुई, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर इस इन्वॉल्व हुआ, हमने दिया, हमने कितनी बड़ी टीम ह्यूमन रिसोर्स की एलोकेट की, हायरिंग की, और साथ ही साथ उनकी ट्रेनिंग की, और उनको किस तरह से हमने रिटेन करके रखा एज अ हेल्थ वर्कफोर्स में, प्रिजर्वेशन उनका और मेंटेनेंस उनका वो किस तरह से किया, सारी चीज़ें आती हैं। तो ये हमें सब्सटेंशियली इंक्रीज करना है ईयर बाय ईयर, या फिर जो भी टाइम पीरियड आप इवेलुएट करते हो, आइडेंटिफाई करते हो अपनी कंपनी के रिस्पेक्ट में, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के रिस्पेक्ट में। इस चीज़ को करते हुए जो इंडिकेटर है यहाँ पे, वो है हेल्थ वर्कर डेंसिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ये इंडिकेटर है तो कितने अच्छे हेल्थ, जितने ज़्यादा हेल्थ वर्कर्स होंगे किसी एरिया में डेंसिटी वाइज, डिस्ट्रीब्यूशन वाइज, उतना अच्छा ये जो पर्टिकुलर टारगेट है उसका रिप्रेजेंटेशन होगा और एज अ एविडेंस आप बता सकोगे। तो ये आप किसी एरिया के रिस्पेक्ट में, जैसे मैंने एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई वीकर एरिया है, गांव है, कोई छोटा शहर है, उसके रिस्पेक्ट में आप इस चीज़ को कर सकते हो। और इसके लिए आप जो डेटा है वो अपने एम्प्लॉय से, अपने यहाँ जो वर्कर्स हैं उनके रिस्पेक्ट में उनसे सजेशंस ले सकते हो कम्युनिकेशन के थ्रू, कि कौन से पर्टिकुलर एरिया में
इस तरह की कमियां हैं जहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है या फिर नीड है, तो वहाँ पे आप ये सब्सटेंशियली इंक्रीज कर सकते हो इन रिसोर्सेस को, इससे बेटर हेल्थ केयर सर्विसेज मिल सके उस पर्टिकुलर एरिया में। ठीक है, तो ये सेकंड पॉइंट था, यहाँ आप समझ गए होगे। थर्ड पॉइंट पे चलते हैं, यहाँ पे है स्ट्रेंथन द कैपेसिटी ऑफ अर्ली वार्निंग, रिस्क रिडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो अर्ली वार्निंग जो हमारी कम्युनिकेबल डिसीजेज हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज हैं, उनके रिस्पेक्ट में ही देखना है। हम हेल्दी लाइफ को प्रमोट कर रहे हैं, इंश्योर कर रहे हैं और वेलबींग को प्रमोट कर रहे हैं सभी के लिए और सभी एजेस में। इसका ध्यान रखिएगा, जो हमारा गोल का जो हेडिंग है उसके रिस्पेक्ट में इन चीज़ों को समझना है। हम किस तरह से अर्ली वार्निंग की कैपेसिटी जो है उसको स्ट्रेंथन कर सकते हैं, इस चीज़ के लिए हमें सोचना है एज अ कंपनी, एज अ ऑर्गेनाइजेशन। और इसके साथ ही साथ रिस्क को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं उसके रिस्पेक्ट में, जो भी डिजीजेस हैं या फिर हेल्थ इश्यूज हैं, हेल्थ केयर इश्यूज हैं, उनके रिस्पेक्ट में उनको भी हमें स्ट्रेंथन करना है और उस रिस्क को कैसे फर्दर हम मैनेज कर पाते हैं, इस चीज़ के लिए भी हमें इस पर्टिकुलर टारगेट के अंदर चीज़ें डिसीजन मेकिंग करनी है, रिव्यू करनी है और उसके बाद इसके ऊपर हमें एक्शन प्लान करना है। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसमें, क्योंकि जब भी एक वो किसी तरह की डिजीज़ होती है, फैलती है, कम्युनिकेबल हो या फिर नॉन कम्युनिकेबल हो, डिफरेंट रीजंस की वजह से, तो अर्ली वार्निंग बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। हमने अभी कोविड देखा है और इसके साथ ही साथ हमने और बीमारियां हमारे यहाँ होती रहती हैं, डेंगू है, रेबीज है और तो मलेरिया है, चिकनगुनिया है, अस्थमा है, इसके बाद ओबेसिटी है। ये सारी जो बीमारियां हैं, इसके रिस्पेक्ट में किस तरह से हम कैपेसिटी को स्ट्रेंथन कर रहे हैं एज अर्ली वार्निंग के रिस्पेक्ट में, वो अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है, कम्युनिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है, किसी ट्रेनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है। तो हमें ये स्ट्रेंथन करना है अर्ली कैपेसिटी को अर्ली वार्निंग के लिए। साथ ही साथ रिस्क जो है, पैनिक ना करें, में किस तरह से पैनिक हो सकती है इस कंडीशन में, वो पैनिक के पैनिक को एज अ रिस्क देखते हुए कैसे हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं, कैसे मैनेज कर सकते हैं, उस चीज़ को भी हमें स्ट्रेंथन करना है उसकी कैपेसिटी के रिस्पेक्ट में, जिससे जो भी रिस्क वहाँ पे जनरेट होगी उसकी वजह से फर्दर कॉम्प्लिकेशंस ना है हो, प्रॉब्लम्स ना देखने को मिले। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है। कोविड में ये रिस्क जो था पैनिक का था, वहाँ पे हमें बहुत प्रॉब्लम देखने को मिली और बहुत सफ़र किया उसकी वजह से लोगों ने, और रिसोर्सेज भी बहुत वेस्ट हुए और इकोनॉमी में भी बहुत इफेक्ट आया। तो ये एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म होना चाहिए जिसके थ्रू ये जो अर्ली वार्निंग है, रिस्क रिडक्शन और मैनेजमेंट है, के रिस्पेक्ट में कैपेसिटी को हम स्ट्रेंथन कर सकें। तो एज अ ऑर्गेनाइजेशन आप कहाँ सपोर्ट कर सकते हो, किस तरह से, और इस चीज़ के लिए आपको सोचना है और इसके लिए आपको एज अ सोशल अकाउंटेबिलिटी रिसोर्स आप प्रोवाइड कर सकते हो कंट्री के को और इन चीज़ों को बेटर बनाने के लिए। इसके साथ ही यहाँ पे इंडिकेटर्स की बात होती है। इंडिकेटर्स क्या क्या हैं? पहला इंडिकेटर है इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन कैपेसिटी और साथ ही साथ हेल्थ इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस। ठीक है, तो ये बेसिकली नेशनल के रिस्पेक्ट में है कि आपकी कंट्री इंडिया है, वो जो कैपेसिटी है और जो प्रिपेयर्डनेस है उसके रिस्पेक्ट में अपना डेटा बताती है कि हमारी तैयारियां क्या हैं इन केस किसी तरह की डिजीज होती है, कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल, तो वहाँ पे हम कैसे अर्ली वार्निंग प्रोवाइड करा सकते हैं, उसके रिस्क में जो रिस्क हो सकते हैं उसको हम कैसे
रिड्यूस करेंगे और मैनेज करेंगे। सेकंड जो इंडिकेटर है इसके अंदर परसेंटेज ऑफ ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शंस ड्यू टू सिलेक्टेड एंटी माइक्रोबायल रेसिस्टेंट ऑर्गेनिज्म। ये पर्टिकुलर जो इंडिकेटर है ये बेसिकली रिस्क के रिस्पेक्ट में है। तो जैसे हमने कोविड के टाइम पे हमें वैक्सीन गवर्नमेंट ने प्रोवाइड की हमें, तो यहाँ पे उसी के रिस्पेक्ट में बात हो रही है। उसी एज एग्जांपल हम ले सकते हैं कि क्या परसेंटेज था जो ब्लड स्ट्रीम में इन्फेक्शंस, जब हम वैक्सीनेशन प्रोग्राम को हमने रन किया तो वहाँ देखने को मिले। तो कितना परसेंटेज था, अगर हमने 100 किया तो उसमें क्या परसेंटेज था इन्फेक्शन का ब्लड स्ट्रीम में जब हमने वैक्सीन को दिया एज एंटी माइक्रोबायल रेसिस्टेंस ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो ये इंडिकेटर्स हैं जिसके थ्रू ये पर्टिकुलर जो टारगेट है उसको हमें जस्टिफाई करना है एज एविडेंस और रिपोर्ट हमें करना है। ये पर्टिकुलरली अब यहाँ पे सोचना है इस चीज़ के रिस्पेक्ट में आपको एज ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे चीज़ें आप बेटर कर सकते हो, कहाँ पे आप एज अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी चीज़ें कंट्रीब्यूट कर सकते हो एज ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट चलते हैं। तो हमारा गोल 3 जो था वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम गोल 4 पे आ गए हैं यूएनएसडीजी के। तो हमारी टाइटल सेप है यूएनएसडीजी गोल्स वर्सेस ईएसजी वर्सेस बीआरएसआर। गोल 4 हमारा है इंश्योर इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन एंड प्रमोट लाइफ लॉन्ग लर्निंग अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। इसके अंदर जो मैंने ईएसजी के पिलर्स लिए हैं वो गवर्नेंस है और सोशल है। ठीक है, इन्वायरमेंट यहाँ पे नहीं अप्लीकेबल है। नेक्स्ट जो है वो है प्रिंसिपल 1345 जो बीआरएसआर का है वो यहाँ पे अप्लीकेबल है। ठीक है, तो यहाँ पहले हम टाइटल को समझ लेते हैं। यहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन और उसके साथ ही साथ क्वालिटी एजुकेशन को लाइफ लॉन्ग लर्निंग के रिस्पेक्ट में प्रमोट करने की बात स्टैंडर्ड करता है और साथ ही साथ अ, सभी को ये चीज़ मिले इसको भी इंश्योर करना है। ये जो चीज़ है वो इंक्लूसिव होनी चाहिए और इक्विटेबल होनी चाहिए साथ ही दोनों चीज। तो इंक्लूसिव का मतलब है कि जो ऑब्जेक्टिव है क्वालिटी एजुकेशन के रिस्पेक्ट में और जो लाइफ लॉन्ग हम लर्निंग की बात कर रहे हैं उसको प्रमोट करने के लिए, जो उसके लिए हमें नॉलेज चाहिए, जो रिसोर्सेज चाहिए, सपोर्ट चाहिए, वो सारी इंक्लूसिव होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई चीज़ लैग करे और साथ ही साथ वो इक्विटेबल हो, मतलब सभी के साथ कोई जेंडर की डिफरेंशिएशन ना हो, सभी के लिए अ, एक सामान्य एक बराबर इन जनरल वो प्रोवाइड की जाए। और जब इंक्लूसिव होंगी इक्विटेबल होगी तभी आप जो इंश्योर करने की बात यहाँ पे है, प्रमोट करने की बात है क्वालिटी एजुकेशन के रिस्पेक्ट में, लाइफ लॉन्ग लर्निंग अपॉर्चुनिटी के रिस्पेक्ट में सभी के लिए वो हो सकती है। तो गवर्नेंस सोशल मैंने बताया आपको ईएसजी के पिलर यहाँ अप्लीकेबल है। साथ ही साथ प्रिंसिपल 1345 बीआरएसआर के यहाँ पे अप्लीकेबल हो जाते हैं। प्रिंसिपल्स हम आने वाले जब हम ये गोल्स डिस्कस कर लेंगे तो हम प्रिंसिपल्स पे चलेंगे बीआरएसआर के और वहाँ पे प्रिंसिपल्स को थॉरोली डिस्कस करेंगे, तो समझेंगे जो है उनके थ्रू कैसे रिपोर्टिंग करनी है बीआरएसआर के रिस्पेक्ट में। गोल 4 के अंदर पहला जो टारगेट है वो है इंश्योर दैट ऑल compete fees uh, ensure that all compete free, equitable primary and secondary education leading to relevant learning outcome। यहाँ पे गोल 4 इंश्योर करने के लिए कह रहा है कि जो फ्री होना है, जो भी एजुकेशन है वो पूरी तरह से फ्री हो। जब हम बात करें प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन की, तो इस चीज़ को हमें फ्री करना है और डेवलपिंग कंट्री के रिस्पेक्ट में इसको देखना है कि ये फ्री हो प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन, इसके साथ ही साथ इक्विटेबल हो, मतलब इम्पार्शियल और फेयर मैनर में ये एजुकेशन दी जाए। प्राइमरी
का मतलब है नॉर्मली क्लास 1 से 5th तक, सेकेंडरी क्लास 6 से 8 तक की एजुकेशन को कहा जाता है। इसे हमें हम हमारी कंट्री के अंदर फ्री करना है, साथ ही साथ फेयर और इम्पार्शियल वे में इस एजुकेशन को देना है। और साथ ही साथ इसका जो फ़ोकस होगा, इसका जो ऑब्जेक्टिव उसके लिए भी यहाँ पे इसको टारगेट के अंदर बोलता है कि लीडिंग टू रिलेवेंट लर्निंग आउटकम्स। तो हमारे आउटकम्स हमें एज़ अ ऑब्जेक्टिव सेट करने हैं इस एजुकेशन के रिस्पेक्ट में, और जिससे कि हम फ़ोकस्ड हों और उससे रिलेटेड जो भी रिसोर्सेज़ हैं, उनको हमें फ्री करना है, वो हम प्रोवाइड कर सकें। तो इस चीज़ का ये पहला टारगेट है गोल 4 का। इसमें जो इंडिकेटर है वो है प्रोपोर्शन इन अचीविंग एट लीस्ट अ मिनिमम प्रोफिशिएंसी लेवल इन रीडिंग एंड मैथमेटिक्स। तो जो बच्चे हमारे जब हमारी प्राइमरी एजुकेशन सेकेंडरी एजुकेशन कंप्लीट कर लें, तो वो प्रोफिशिएंट होने चाहिए इतने, उनको उनकी कॉम्पिटेंसी इस तरह की होनी चाहिए कि वो अच्छे तरीके से पढ़ लें, जिस भी मदर लैंग्वेज में, मदर टंग में की पढ़ाई हुई है उस चीज़ को, साथ ही साथ जो मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स हैं, बेसिक्स एडिशन के, सब्सट्रैक्शन के, डिवाइड के और मल्टीप्लिकेशन के, वो सारे उनको आ जाएं। ठीक है, तो ये प्रोपोर्शन भी हमें एज अ इंडिकेटर जस्टिफाई करना है इस पर्टिकुलर प्रोफिशिएंसी लेवल के रिस्पेक्ट में, रीडिंग और मैथमेटिक्स के लिए। और साथ ही साथ प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन हम देंगे फ्री, इक्विटेबल, उसमें कंप्लीशन रेट क्या रहा, जो बेसिकली क्लासेस की बात है, वो कंप्लीशन रेट हमें क्या मिला, प्राइमरी एजुकेशन किसने कंप्लीट की, कितने लोगों ने कंप्लीट की, और सेकेंडरी एजुकेशन कितने लोगों ने कंप्लीट की, वो हमारे पास उसका भी डेटा होना चाहिए। तो एज अ कंपनी, एज अ ऑर्गेनाइजेशन, आप इसमें कहाँ सपोर्ट कर सकते हो? कंपनीज नॉर्मली कुछ स्कूल्स को अडॉप्ट कर लेती हैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से, और इस पर्टिकुलर ईएसजी के और यूएनएसडीजी के गोल 4 के रिस्पेक्ट में एड्रेस करती है एज अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के रिस्पेक्ट में। नेक्स्ट टारगेट पे चलते हैं। यहाँ पे बात है इंश्योर दैट ऑल हैव एक्सेस टू क्वालिटी अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट केयर एंड प्री प्राइमरी एजुकेशन। तो यहाँ पे जो फोकस है इस पर्टिकुलर टारगेट का, वो प्री प्राइमरी एजुकेशन का है, मतलब क्लास 1 से पहले का जो एजुकेशन होता है, तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। उसी के लिए यहाँ पे जो गोल 4 का ये टारगेट है, वो कहता है अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट की बात करता है, उसकी क्वालिटी की बात कहता है, और साथ ही साथ केयर की बात करता है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है प्री प्राइमरी एजुकेशन के लिए। और जब ये अच्छी होगी तभी हमारी जो प्राइमरी एजुकेशन है, सेकेंडरी एजुकेशन है, वो बेटर हो पाएगी। तो ये चीज़ें हमें इंश्योर करनी है कि जो उसके प्रोविजंस हों केयर के, क्वालिटी अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट के, वो दिए जाएँ बच्चों को, वो किसी भी जेंडर के हों, ठीक है। उन उनके लिए जेंडर का जो हम नॉर्मल मीनिंग समझते हैं, मेल, फीमेल या ट्रांसजेंडर, वो वहीं तक लिमिटेड नहीं है जेंडर की मीनिंग। वो अ, उसका जो मेजर अप्रोच है, वो किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन बच्चों में ना हो, उस फॉर्म से समझना होता है। तो चीज़ का ध्यान रखिएगा, किसी भी चीज़ को लेकर अगर आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, तो वो एज अ जेंडर बेसिस माना जाता है। तो ये चीज़ है, तो इस चीज़ को हमें इंश्योर करना है। इसके साथ ही साथ यहाँ पे जो इंडिकेटर्स की बात है, प्रोपोर्शन ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है, और सेकंड है पार्टिसिपेशन रेट इन ऑर्गेनाइज्ड लर्निंग। तो ये है कि प्रोपोर्शन मतलब कितने बच्चों में, 100 बच्चे थे पर्टिकुलर एरिया में, तो कितने बच्चों को आपने कवर किया इस प्रोग्राम के थ्रू और इंश्योर किया, तो उनका क्वालिटी अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट है, केयर है और प्री प्राइमरी एजुकेशन है। और साथ ही साथ पार्टिसिपेशन क्या रहा ऑर्गेनाइज्ड लर्निंग के अंदर,
ठीक है? तो यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, एक तो प्रोपोर्शन हमें कवर करनी है चिल्ड्रंस की, सेकंड है पार्टिसिपेशन की बात है कि हमने कवर तो किया लेकिन उसमें पार्टिसिपेशन जो सपोर्ट रिक्वायर्ड था, मतलब फैमिली से सपोर्ट रिक्वायर्ड था और बेसिकली इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सपोर्ट रिक्वायर्ड था फैमिली के पर्सपेक्टिव में, वो क्या रहा जिससे कि जो ऑर्गेनाइज्ड लर्निंग थी वो एस्टेब्लिश हो सकी और जो यहाँ पे पर्टिकुलर नीड है गोल 4 के रिस्पेक्ट में, इस पर्टिकुलर टारगेट के रिस्पेक्ट में, वो फर्दर अचीव हो सकेगा। तो तो भी आप ले सकते हो अपने बीआरएसआर के रिपोर्टिंग के रिस्पेक्ट में एज अ ऑब्जेक्टिव, एज अ डिसीजन मेकिंग ओवर द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट जो बात आती है टारगेट में, वो है इंश्योर इक्वल एक्सेस, अफोर्डेबल एंड क्वालिटी टेक्निकल, वोकेशनल एंड टेरिटरी एजुकेशन इंक्लूडिंग यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे अफोर्डेबल की बात स्टैंडर्ड गोल 4 कह रहा है ये पर्टिकुलर टारगेट, और साथ ही साथ क्वालिटी की बात कह रहा है कि इक्वल एक्सेस। तो वहाँ पे वही बात है जो जेंडर की मैंने बात करी, या फिर इसी तरह की इम्पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए जेंडर के रिस्पेक्ट में, के फाइनेंशियल बैकग्राउंड के रिस्पेक्ट में, फैमिली बैकग्राउंड के रिस्पेक्ट में। इस चीज़ को इंश्योर करते हुए हमें अफोर्डेबल और क्वालिटी टेक्निकल, वोकेशनल और टेरिटरी एजुकेशन देना है, और साथ ही साथ यूनिवर्सिटी की भी जो एजुकेशन है वो भी इसी माइंडसेट से हमें प्रोवाइड करनी है, इंश्योर करनी है। टेक्निकल तो आप समझ गए होंगे, टेक्निकल जो नॉलेज है किसी पर्टिकुलर वर्क को करने के लिए, किसी पर्टिकुलर स्ट्रीम के रिस्पेक्ट में जब आप टारगेट करते हो, उसकी जो टेक्निकलिटी है उसके रिस्पेक्ट में एजुकेशन हो सकती है। वो चाहे आप एग्जांपल के लिए बैंकिंग की हो सकती है, हेल्थ केयर की हो सकती है, ट्रेनिंग की हो सकती है। तो जिसकी जो पर्टिकुलर टेक्निकलिटी है उस पर्टिकुलर स्ट्रीम की, उसको एड्रेस करने के लिए टेक्निकल एजुकेशन आप देते हो, तो उसे हमें इस पर्टिकुलर टारगेट के अंदर इंश्योर करना है। इंश्योर की बात होती है तो हम सर्विस सेक्टर की बात कहते हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो एजुकेशन रिक्वायर्ड है वो हमें देनी है। फिर नेक्स्ट जो है टेरिटरी एजुकेशन की बात होती है, तो हायर सेकेंडरी के बाद जो एजुकेशंस हैं जो हमारे बेसिकली सेट करते हैं कि हमारे आउटकम क्या होंगे प्रोफेशनल के, जो बच्चे निकलेंगे इसको पढ़ने के बाद वो इस पर्टिकुलर एरिया में टारगेट कर सकते हैं एज अ जॉब, एज अ बिजनेस, एज अ एंटरप्रेन्योरशिप। तो वो टेरिटरी एजुकेशन भी हमें इक्वल एक्सेस उसको देना है, और साथ ही साथ अफोर्डेबल और क्वालिटी पॉइंट ऑफ व्यू से डेवलप करना है। और इसके साथ ही यूनिवर्सिटीज़ के भी जो एजुकेशन है उनको भी इन चीज़ों के लिए इंश्योर करना है। यहाँ पे इंडिकेटर की बात होती है कि पार्टिसिपेशन रेट, कि पार्टिसिपेशन क्या रहा, उसे हमें एज अ इंडिकेटर पर्टिकुलर टारगेट के रिस्पेक्ट में बताना है, एज एविडेंस फॉर्म और जस्टिफाई करना है। पार्टिसिपेशन रेट आप समझ गए होंगे, ठीक है? तो जो भी इस तरह के बेनिफिट्स आपकी ऑर्गेनाइजेशन दे सकती है, आपकी कंपनी दे सकती है, टेक्निकल, वोकेशनल, टेरिटरी या यूनिवर्सिटी लेवल के एजुकेशन के रिस्पेक्ट में, उसमें आप कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसके रेट को आप एज अ इंडिकेटर, एज अ एविडेंस बीआरएसआर में अपनी ईएसजी रिपोर्टिंग में दे सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं गोल 4 में। तो ऊपर की सब चीज़ें सेम है जो मैंने प्रीवियस स्लाइड में बताया गोल 4 के रिस्पेक्ट में। नेक्स्ट टारगेट है वो है सबस्टेंशियली इंक्रीज द नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, डिसेंट जॉब्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो यहाँ पे सब्सटेंशियली इंक्रीज करने की बात कह रहा है स्टैंडर्ड, कि हमें उस पर भी फोकस करना है कि कैसे नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज कर सकते हैं, डिसेंट जॉब्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो जब हमारा जो प्रीवियस फ्रेमवर्क हमने डिस्कस किया प्री प्राइमरी एजुकेशन का,
प्राइमरी एजुकेशन का, सेकेंडरी एजुकेशन का, हायर सेकेंडरी का, फिर टर्टियरी एजुकेशन का, यूनिवर्सिटीज का, उनसे ही ये सारी चीज़ें निकल के आएंगी। बच्चे जब तैयार हो जाएंगे तो उनके लिए हम कैसे जॉब क्रिएट कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकते हैं, और उनको कैसे हम इंटरप्रेन्योरशिप की तरफ लेके जा सकते हैं। इस चीज़ को हमें सब्सटेंशियली इंक्रीज करना है। जैसे कि आज की डेट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसकी रिक्वायरमेंट है। इंडस्ट्रीज, कंपनीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंटीग्रेट कर रही है अपने सिस्टम में, अपनी कंपनी के अंदर, प्रोसेसेस के अंदर। तो उसके ऊपर नॉलेज हो सकती है उनकी, उनकी बच्चों के अंदर उसकी नॉलेज बिल्ड कर सकते हैं थ्रू एजुकेशन। इससे हमारी जो एम्प्लॉयमेंट है वो इंक्रीज हो सकती है। इसके अंदर जो इंडिकेटर्स हैं वो है प्रोपोर्शन विद आईसीटी बाय टाइप की बात है। आईसीटी का मीन्स है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे आईसीटी के रिस्पेक्ट में जो एम्प्लॉयमेंट है, जॉब्स हैं, एंटरप्रेन्योरशिप है, वो कितनी इनकी इंक्रीज की, उनके किस टाइप में इंक्रीज की, उसका जो प्रोपोर्शन है वो एज ए इंडिकेटर वर्क करता है इस पर्टिकुलर टारगेट को एज एविडेंस फॉर्म जस्टिफाई करने के लिए। ये चीज़ें हैं कंपनीज करती हैं, हायरिंग करती हैं और उनकी ट्रेनिंग करती है, फिर उनको अपने यहाँ एम्प्लॉय करती हैं। वो एक तरीका है इस पर्टिकुलर टारगेट को फुलफिल करने के लिए और उसमें कंट्रीब्यूशन करने के लिए। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है एलिमिनेट जेंडर डिस्पार्टीज इंडिकेटर पार्शिटी इंडेक्स। पिछले स्लाइड में मैंने जेंडर की आपको जो मीनिंग थी वो समझाई थी, वो यहाँ पे भी कंटिन्यू करिएगा, उसी के अकॉर्डिंग इस चीज को, टारगेट को देखिएगा कि जो बायोलॉजिकल डिफरेंसेस है उनके अलावा भी इसी तरह का इम्पार्शियलिटी है, डिफरेंस है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जेंडर को देखना है, समझना है। और यहाँ पे जेंडर डिस्पार्टीज की बात होती है कि उसको एलिमिनेट करना है कि किसी तरह का जो सपोर्ट है होल फोर के रिस्पेक्ट में वो हमें इक्वली इम्पार्शियल वे में, कांस्टेंट फॉर्म में ही प्रोवाइड करना है। हर तरह के जेंडर के लोगों को किसी तरह का डिफ्रेंशिएशन और इम्पार्शियलिटी वहाँ पे नहीं होना चाहिए, उसको हमें कम्प्लीटली एलिमिनेट करना है। इसके जो इंडिकेटर्स है वो है पैरिटी इंडेक्स। तो ये हमें चेक करना है कि कितनी इक्वल तरीके से हमने जो इसके जो हमारे प्रीवियस हमने टारगेट्स डिस्कस किए उससे हमारा जो ग्राफ निकल के आएगा उसमें हमने कितना कंबाइंड मैनर में, इंक्लूसिव मैनर में, जेंडर के रिस्पेक्ट में पैरिटी को मेंटेन किया है और किस तरह से हमने डिस्पैरिटी को एलिमिनेट किया है। उसके एविडेंस, उसके रिकॉर्ड, उसके डेटा हमारे यहाँ पे एज ए इंडिकेटर वर्क करेंगे इस पर्टिकुलर टारगेट को एड्रेस करने के लिए, फुलफिल करने के लिए एज ए कंपनी। नेक्स्ट जो टारगेट है वो है इंश्योर ऑल अचीव लिटरेसी एंड न्यूमरेसी इंडिकेटर्स रेट। तो यहाँ पे सभी के लिए बात कर रहा है। इंश्योर ऑल का मतलब है कि वो किसी भी एज ग्रुप के हों उनके लिए बात हो रही है यहाँ पे, किसी भी जेंडर के हो उनको भी कंबाइन कर रहे हैं और उनके लिए हमें इंश्योर करना है जो लिटरेसी है और न्यूमरेसी है वो वो अचीव कर लें। मतलब जितनी भी सभी लोग हैं आपके कंट्री के अंदर, उनके अंदर लिटरेसी आए, साथ ही साथ न्यूमरेसी आए। इस चीज़ का लिटरेसी मैंने बताया था, रीडिंग की बात की थी, न्यूमरेसी की बात की थी, बेसिक मैथमेटिक्स की। उनको उसके लिए उनके अंदर प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, नॉलेज होना चाहिए और इस चीज़ को एज ए कंट्री इंश्योर करना है। इसका इंडिकेटर जो है वो है रेट। ठीक है, क्या परसेंटेज था, कितने परसेंट, कितने में से कितने लोगों में लिटरेसी और न्यूमरेसी आ गई है, नॉलेज आ गई है, प्रोफिशिएंट हो गए हैं, उस रेट को हम एज ए इंडिकेटर यूज़ करना है। तो आप एज ए कंपनी
जब मैंने बताया अडॉप्शन का एग्जांपल लिया था एरिया किसी गांव किसी लोकेलिटी को के रिस्पेक्ट में, तो वहाँ पे आप इस चीज़ के लिए चीज़ें कर सकते हो एज अ सस्टेनेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी एंड गोल्स। नेक्स्ट जो बात आती है गोल 4 के टारगेट में, वो है इंश्योर दैट ऑल लर्नर्स एक्वायर द नॉलेज एंड स्किल्स नीडेड टू प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यहाँ पे जो अभी तक हमने अलग अलग सबकी बात की, अलग अलग एज ग्रुप की बात की एजुकेशन के रिस्पेक्ट में, इस पर्टिकुलर टारगेट के अंदर सभी के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए गोल 4 टारगेट देता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के रिस्पेक्ट में उनके अंदर जो नॉलेज होनी चाहिए, स्किल होनी चाहिए, इस चीज़ को वो किस तरह से एक्वायर करें, इसको इंश्योर करना है एज अ कंट्री। जो अभी हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट के रिस्पेक्ट में सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, तो इसके रिस्पेक्ट में जो भी नॉलेज है वो सारे एज ग्रुप में सभी लोगों को हमें ट्रांसफ़र करनी है और इसके लिए अवेयर करना है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। तो ये चीज़ समझ गए होंगे आप, क्योंकि ये भी एक इम्पॉर्टेंट गोल है। सभी को पता होना चाहिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है एज अ कंट्री, एज अ प्लैनेट। सभी चीज़ें जो जब हम यूनाइटेड नेशंस की बात कहते हैं, अर्थ की बात कहते हैं, प्लैनेट के रिस्पेक्ट में सोचते हैं, तभी चीज़ें हमारी जो एट द लास्ट हमारा एंड गोल है वो हमारा फुलफिल हो सकेगा। हम किसी स्टेज तक पहुंच सकते हैं जब यूनिवर्सल हम कंट्रीब्यूट करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। के अंदर जो इंडिकेटर है पर्टिकुलर टारगेट के अंदर, उसमें पहला है एक्सटेंट की बात है। उसमें पहला एक्सटेंट है ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन। तो हमारे संस्कृत में जो सेंटेंस है एक वसुधैव कुटुंबकम का, वो सेम है इसकी मीनिंग। तो ग्लोबल सिटीजनशिप जो है कि हम लोग, हमारा प्लैनेट एक है, हम एक ही प्लैनेट के, एक ही परिवार हैं, एक ही कुटुंब है हमारा। तो उसी को ये एड्रेस करता है ये पर्टिकुलर पॉइंट जो है ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन का। तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमें एजुकेट करना है लोगों को, उनकी लर्निंग और के रिस्पेक्ट में नॉलेज और स्किल उनके अंदर बिल्ड करनी है। तो ये एक एक्सटेंड के रूप में हमें इंडिकेटर देना है इस चीज़ के रिस्पेक्ट में हमने किस एक्सटेंड तक हमने रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट थी जो, या फिर जो भी पॉलिसी की रिक्वायरमेंट थी, जो भी हमने ऑब्जेक्टिव्स डेवलप किए, हमने जो रोड मैप डेवलप किया, वो क्या किया, वो हमें एज एक्सटेंड शो करना है इस टारगेट के रिस्पेक्ट में एज ए इंडिकेटर। सेकंड जो एक्सटेंट है वो है एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट मेन स्ट्रीम। तो यहाँ पे बस बेसिकली एजुकेशन की बात कह रहा है। जो इस एजुकेशन है उसको हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट के रिस्पेक्ट में कैसे इन स्ट्रीम किया, ये भी हमें एज ए एक्सटेंट इंडिकेटर शो करना है। जो हमारी रेगुलर एजुकेशन है, जो हमने प्राइमरी की बात करी, सेकेंडरी की बात करी, हायर सेकेंडरी की बात करी, वोकेशनल की बात करी, टेरिटरी की बात करी और यूनिवर्सिटी की बात करी, उसमें हमने कैसे इन चीज़ों को ऐड किया सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेके, इसका एक्सटेंट हमें एज ए इंडिकेटर शो करना है। नेक्स्ट जो बात है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, उसके अंदर हमने किस तरह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट को मर्ज किया, उसके फ्रेमवर्क को सेट किया नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर, इसको भी हमें एज अ इंडिकेटर, एज एक्सटेंट हमें हमारे लिए इंडिकेटर है। साथ ही नेक्स्ट जो है एक्सटेंट में वो है करिकुला की बात। करिकुला में हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड जो एजुकेशन है, नॉलेज है, स्किल्स है, एक्टिविटीज़ है, उनको हम किस तरह से मोल्ड किया और इसको एक्सटेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम किस तरह से एज अ एविडेंस शो करते हैं एज अ इंडिकेटर। के साथ ही नेक्स्ट जो एक्सटेंड में पॉइंट है वो टीचर एजुकेशन का है। तो टीचर एजुकेशन
जो हमारे यहाँ इंडिया में होते हैं या फिर डिफरेंट कंट्रीज में जो होते हैं टीचर के रिस्पेक्ट में एजुकेशन, टीचर्स को किस तरह से उनके अंदर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए नॉलेज और स्किल्स बिल्ड की। इसके साथ ही स्टूडेंट असेसमेंट की बात है कि यहाँ पे बेसिकली जो स्टूडेंट से इंटरव्यू है, उनसे कम्युनिकेशन है, उनसे जो फीडबैक है वो हमें लेना है कि उनकी अवेयरनेस, उनकी नॉलेज, उनकी स्किल्स का क्या स्टेटस है, क्या स्टेज है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेके, और उस बेसिस पे ग्रुप ऑफ स्टूडेंट के जो हमारे पास ये डेटा होगा उसको एज एक्सटेंड शो करना है एज अ इंडिकेटर इस पर्टिकुलर टारगेट के लिए। ठीक है, तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे हम आ गए हैं। ऊपर के जो हेडिंग्स है वो सेम है जो मैंने प्रीवियसली बताया था। नेक्स्ट जो टारगेट है गोल 4 के अंदर वो है बिल्ड एंड अपग्रेड एजुकेशन सस्टेनेबल फैसिलिटीज फॉर ऑल। तो यहाँ पे फैसिलिटीज की बात है कि सस्टेनेबल होने चाहिए, जो भी हम फैसिलिटीज एजुकेशन के लिए बनाएं तो बनाना भी है, साथ ही साथ अपग्रेड करना है, जिससे कि जो हमारा ऑब्जेक्टिव्स है, जैसे मैंने प्रीवियस टारगेट्स में भी समझाया कि जब तक रिसोर्सेज नहीं अवेलेबल होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं अवेलेबल होगा, तब तक जो एजुकेशन का यहाँ पे हमारे यहाँ नीड है इस पर्टिकुलर गोल के अंदर इंक्लूसिव इक्विटेबल एजुकेशन और प्रमोट लाइफ लॉन्ग लर्निंग, वो हम नहीं कर सकते हैं। उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो ये फैसिलिटीज़ जो हम डेवलप करेंगे, जो हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, वो सस्टेनेबल होनी चाहिए, उसका भी हमें ध्यान रखना है। और इंडिकेटर्स के जो हैं क्या प्रोपोर्शन होगा, ठीक है। इसके रिस्पेक्ट में पहले हमारा जो फैसिलिटीज़ थी, जो अभी तक हमने टारगेट डिस्कस किया उसके रिस्पेक्ट में वो क्या थी और उसको हमने फर्दर कैसे बिल्ड किया, अपग्रेड किया एज अ सस्टेनेबल फैसिलिटी फॉर एजुकेशन। ये जो प्रोपोर्शन है वो एज अ इंडिकेटर हमारे लिए एविडेंस के रिस्पेक्ट में, एज अ डेटा के फॉर्म में हमें आंसरिंग करने के लिए, पीआरएसआर के लिए, ईएसजी के रिस्पेक्ट में हेल्प करेगा। नेक्स्ट जो टारगेट है गोल 4 में वो है सब्सटेंशियली एक्सपेंड ग्लोबली नंबर ऑफ स्कॉलरशिप अवेलेबल। तो यहाँ पे स्कॉलरशिप जो अवेलेबल है ग्लोबली, उनको उनके नंबर्स को ग्लोबली एक्सपेंड करना है। ये मतलब कंट्रीज वाइज हैं, डेवलपिंग कंट्रीज के रिस्पेक्ट में है, जो भी डेवलप कंट्रीज हैं वो कितना सपोर्ट करती हैं अपने यहाँ जो लोग हैं पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ना चाहते हैं आगे, उनकी स्कॉलरशिप में। तो इस नंबर को हमें सब्सटेंशियली इंक्रीज करना है ईयर बाय ईयर। और इसके अंदर जो इंडिकेटर है वो है वॉल्यूम ऑफ ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंट फ्लो। तो जो ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस है इसके रिस्पेक्ट में स्कॉलरशिप को लेके वो जो सर्कुलेशन है उसका जो वॉल्यूम है वो एज अ इंडिकेटर वर्क करेगा विथ रिकॉर्ड्स पर्टिकुलर टारगेट को फुलफिल करने के लिए। तो ये स्कॉलरशिप भी एज अ कंपनी आप दे सकते हो, अ, अपनी कंपनी के थ्रू जो भी बच्चे इस लायक है पढ़ना चाहते हैं आगे, और उनको स्कॉलरशिप के थ्रू एक सही एजुकेशन आप दिला सकते हो। नेक्स्ट जो बात है वो है सब्सटेंशियली इंक्रीज द सप्लाई ऑफ क्वालिफाइड टीचर्स। तो यहाँ पे क्वालिफाइड टीचर्स की बात है, इसको किस तरह से आप इन्हांस कर सकते हो, प्रमोट कर सकते हो, इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हो। जो टीचर्स हैं उनकी कमी है इंडिया में भी, तो जो टीचर्स हैं उनको कैसे आप जो एडिक्वेट नॉलेज है किसी पर्टिकुलर एजुकेशन के एस्पेक्ट में, वहाँ पे आप सपोर्ट कर सकते हो उनको टीचर्स को क्वालिफाई बनाने के लिए पर्टिकुलर एजुकेशन के लिए। और साथ ही साथ जो उनकी सप्लाई है उसको सब्सटेंशियली इंक्रीज कर सकते हो। तो ये चीज़ भी आप एज अ कंपनी एज अ ऑर्गेनाइजेशन कर सकते हो। इसके अंदर जो इंडिकेटर्स हैं वो है प्रोपोर्शन की बात है, वो भी जैसे मैंने प्रीवियस टारगेट में समझाया था, ईयर बाय ईयर आपने किस तरह से सब्सटेंशियली इंक्रीज किया है एक प्रॉपर फ्रेमवर्क के थ्रू जो क्वालिफाइड टीचर्स थी उनकी सप्लाई को।
वो हमें हेल्प कर सकते हैं गवर्नेंस और सोशल के रिस्पेक्ट में, प्रिंसिपल 1345 के रिस्पेक्ट में, BRSR के, ESG के, हमारे ऑब्जेक्टिव्स के लिए, हमारे रिपोर्टिंग के लिए, हमारे जस्टिफिकेशन के लिए। तो हमारा गोल 4 कंप्लीट हो चुका है। अब हम गोल 5 पे चल रहे हैं। तो हमारा गोल 4 जो था आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। गोल 5 में जो हमारी बातें हैं, ये हमारा टाइटल सेम है ऊपर का जो देख रहे हो आप, UN SDG गोल्स वर्सेस ESG वर्सेस BRSR। गोल 5 में जो हम बात करेंगे वो है अचीव जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स। तो ये आप टाइटल से समझ गए होंगे कि जेंडर इक्वालिटी की बात है, साथ ही साथ एम्पावर करने की बात है, स्पेसिफिकली वुमेन और गर्ल के लिए यहाँ पे स्टार इस गोल के अंदर। इसके अंदर जो मैंने ESG का पिलर लिया है वो है गवर्नेंस और सोशल, और साथ ही साथ यहाँ पे जो प्रिंसिपल एप्लीकेबल हैं BRSR के वो है 1345। और टारगेट्स और इंडिकेटर्स सब हम डिस्कस करते हैं गोल 5 के अंदर कि कैसे हम जेंडर इक्वलिटी को अचीव करेंगे, साथ ही साथ एम्पावर करेंगे वुमेन्स को और गर्ल्स को अपनी कंट्री के अंदर या हमारी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, कंपनी के थ्रू इस चीज़ को। पहला जो टारगेट है वो एंड ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एवरीवेयर। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेशन जेंडर के लिए है, रिस्पेक्ट में है, जेंडर के मैंने जो डिफिनीशन बताई थी उसको आप ध्यान में रखिएगा। उसके कॉन्टिन्यूशन में यहाँ पे बात हो रही है, और मैन या वुमेन की बात नहीं हो रही है, या फिर ट्रांसजेंडर की बात नहीं हो रही है। इसी तरह का अगर आप डिफरेंस करते हो कि पर्टिकुलर एज का एक बच्चा है, वो उसका किसी भी ग्रुप से आ रहा हो तो किसी तरह का डिफरेंस नहीं होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए उसके अंदर। तो इसको हमें एंड करना है और सारी जगह से करना है, इसका ध्यान रखना है। इसमें इंडिकेटर जो है फ्रेमवर्क की बात होती है कि क्या फ्रेमवर्क होगा जो आप सेट करते हो एज अ कंट्री इस डिस्क्रिमिनेशन को पूरी तरह से ख़त्म करने के लिए, हर जगह से ख़त्म करने के लिए। तो ये फ्रेमवर्क के रिस्पेक्ट में एज अ कंपनी, एज अ ऑर्गेनाइजेशन आप हेल्प कर सकते हो अवेयरनेस के थ्रू, ट्रेनिंग्स के थ्रू, कम्युनिकेशंस के थ्रू, सोशल मीडिया कैंपेन के थ्रू। ठीक है, इसके थ्रू आप ये सपोर्ट कर सकते हो जो पर्टिकुलर गोल 5 की ये टारगेट है एज अ कंट्री, एज अ प्लानट। और ये फर्दर आप BRSR में अपनी रिपोर्ट कर सकते हो, ESG में रिपोर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट जो टारगेट है गोल 5 का वो है एलिमिनेट ऑल फॉर्म ऑफ वायलेंस अगेंस्ट ऑल वुमेन्स एंड गर्ल्स। तो यहाँ पे वायलेंस की बात होती है। वायलेंस में ध्यान रखिएगा, वायलेंस में ट्रैफिकिंग आता है, सेक्सुअल आता है, फिजिकल किसी तरह का अब्यूज़ है, सेक्सुअल अब्यूज़ है, साइकोलॉजिकल अब्यूज़ है, वो सारी वायलेंस में काउंट होती हैं। इसे हमें एलिमिनेट करना है वायलेंस के हर तरह के फॉर्म को, किसी भी वुमेन या गर्ल के रिस्पेक्ट में। तो कोई बच्ची है, महिला है, उसके रिस्पेक्ट में इसे हमें एलिमिनेट करना है। इसके अंदर जो इंडिकेटर्स हैं वो है प्रोपोर्शन की बात होती है, बाई बाई इंटीमेट पार्टनर एंड बाई अदर्स। यहाँ पे पर्टिकुलरली 15 साल से बड़ी बच्चियों के लिए बात होती है इस प्रोपोर्शन के रिस्पेक्ट में कि ये जो वायलेंस है वो इंटीमेट पार्टनर के थ्रू भी हो सकता है और अदर के द्वारा भी हो सकता है। जो वायलेंस है एक महिला या बच्ची के रिस्पेक्ट में, तो हमारे पास प्रोपोर्शंस होने चाहिए कि कितने केसेस में जो इंटीमेट पार्टनर था उसने वायलेंस किया और हमने उसको फर्दर रिड्यूस किया ईयर बाय ईयर। और सेकंड कंडीशन है कि दूसरे के द्वारा कब कब वायलेंस जो था महिला या फिर बच्ची के रिस्पेक्ट में किया गया, और उसको हमने किस तरह से हम उसमें इम्प्रूवमेंट ला रहे हैं और एलिमिनेट कर रहे हैं। ये भी एज अ कंपनी थ्रू ट्रेनिंग, थ्रू अवेयरनेस, एज अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल कॉज आप इंक्रीज कर सकते हो और फर्दर आप हेल्प ले सकते हो अपने ESG के रिस्पेक्ट में और BRSR के रिस्पेक्ट में। नेक्स्ट जो बात है
और ये ध्यान रखिएगा, जो इंटीमेट पार्टनर की बात है या फिर अदर की बात है, जो वायलेंस करने की हम बात किए अभी, ये लाइफ की में बात होती है कि जो 15 साल से वो ग्रो कर रही है कि लाइफ में इस तरह ये सिनेरियोस कंडीशन कब कब आए हैं, उनके रिस्पेक्ट में हमें ये प्रोपोर्शन एज अ इंडिकेटर, एज अ डेटा, एज अ रिकॉर्ड बताना है। नेक्स्ट इसके बाद जो टारगेट है गोल 5 का, वो है एलिमिनेट ऑल हार्मफुल प्रैक्टिसेस चाइल्ड एंड अर्ली मैरिज। तो हार्मफुल प्रैक्टिसेस विथ रिस्पेक्ट टू चाइल्ड और अर्ली मैरिज के रिस्पेक्ट में हमें देखना है और उसको एलिमिनेट करना है। चाइल्ड एंड अर्ली मैरिज एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हर कंट्री के अंदर, डेवलपिंग है, जो पीछे छूट गई है पोर्शन कंट्री के अंदर, उनके अंदर इस चीज़ को मैरिज के रिस्पेक्ट में या फिर हार्मफुल प्रैक्टिसेस के रिस्पेक्ट में हमें एलिमिनेट करना है जो भी इससे एसोसिएटेड हो सकती है। तो इसका ध्यान रखिएगा। चाइल्ड और अर्ली मैरिज की हम जब बात करते हैं तो उसमें हमें 20 टू 25 ईयर्स का देखना है जब हम इंडिकेटर की बात करेंगे। साथ ही साथ फीमेल जेनाइटल म्यूटिलेशन की बात होती है, जो कि हमें एज ए इंडिकेटर जब हम प्रोपोर्शन की बात करते हैं तो 15 टू 49 ईयर्स की बात होती है। तो जो हम प्रोपोर्शन देखेंगे जब इसके इंडिकेटर में जाएंगे तो हमें जो डेटा एनालिसिस करना है, रिव्यू करना है, वो 20 टू 25 ईयर्स 20 टू 24 ईयर्स की जो महिलाएं हैं उनसे हमें इस चीज़ को फीडबैक के थ्रू, कंसेंट के थ्रू लेना है कि उनके साथ हार्मफुल प्रैक्टिसेस या फिर चाइल्ड या अर्ली मैरिज कंडीशन उनके साथ हुई थी या फिर बनी थी। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पे हार्मफुल प्रैक्टिसेस में फीमेल जेनाइटल म्यूटिलेशन की बात है, जो आप समझ सकते हो मीनिंग के थ्रू। अगर आपको मीनिंग नहीं पता है तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। और इसके रिस्पेक्ट में जब इंडिकेटर के लिए आप जाओगे तो 15 ईयर से 49 ईयर्स तक की महिलाओं के जो डेटा है उसे हमें कंसीडर करना है, उनके जो कंसेंट है, उनके फीडबैक है इस पर्टिकुलर पॉइंट को लेके, जेनाइटल म्यूटिलेशन को रिस्पेक्ट में, और वहाँ से हमें डेटा जनरेट करना है और एज अ इंडिकेटर हमें BRSR में पोस्ट करना है। तो इस एक पर्टिकुलर चीज़ों के लिए कंट्री स्ट्रिक्ट लॉ ला सकती है, इसके थ्रू ये चीज़ें मीट की जा सके। चाइल्ड और अर्ली मैरिज के लिए हमारी कंट्री में लॉ है इंडिया में, लेकिन फीमेल जेनाइटल म्यूटिलेशन के लिए मेरी नॉलेज में तो नहीं है कोई लॉ है, जो कि होना चाहिए। ये इम्पोर्टेंट टारगेट है गोल 5 के अंदर। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट टारगेट के ऊपर। नेक्स्ट टारगेट है अपना रिकॉग्नाइज एंड वैल्यू अनपेड केयर एंड डोमेस्टिक वर्क थ्रू द प्रोविजन ऑफ पब्लिक सर्विस। तो हमने प्रीवियस गोल्स में पब्लिक सर्विस को समझा था। पब्लिक सर्विस क्या होती है? जो बेसिक नीड है हेल्थ केयर की और बेसिकली हाउसेस की, खाने की, नॉरिशमेंट की, ये सारी पब्लिक सर्विसेज में काउंट होती है। एजुकेशन की। तो हमें यहाँ पे इस पर्टिकुलर टारगेट के अंदर ध्यान रखना है एज अ कंपनी कि किस तरह से रिकॉग्नाइज करेंगे, वैल्यू करेंगे जो अनपेड केयर है या फिर डोमेस्टिक वर्क है के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे ये समझिए आप कि जैसे आप काम करने के लिए आपके यहाँ कोई काम कर रहा है तो आप जो सैलरी दे रहे हो वो तो दे रहे हो, उसके साथ ही साथ उसके लाइफ के रिस्पेक्ट में आप किस तरह से जो अनपेड केयर है उसको आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो और वैल्यू कर सकते हो। और इसके साथ ही क्या लोकली वर्क कर सकते हो जिससे ये चीज़ें उसकी जो लाइफ है पब्लिक सर्विस के रिस्पेक्ट में वो बेटर बन सके। तो इसके ऊपर भी आप अपने एम्प्लॉयर से एज अ कंपनी एज ऑर्गेनाइजेशन आप फीडबैक ले सकते हो कि जो अनपेड केयर है या फिर डोमेस्टिक वर्क है
उनकी लाइफ के रिस्पेक्ट में, उनके एम्प्लॉयमेंट के रिस्पेक्ट में, उस पे हम चीज़ें एज अ वैल्यू एडिशन हम कर सकते हैं एज अ कंपनी, एज अ ऑर्गेनाइजेशन, और उस चीज़ को हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, और उसके थ्रू इस पर्टिकुलर टारगेट को गोल 5 के हम एड्रेस कर सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पे फिर जो इंडिकेटर की बात है, इंडिकेटर में है प्रोपोर्शन ऑफ टाइम स्पेंट। ठीक है, तो जब ये अनपेड केयर की बात होती है, डोमेस्टिक वर्क की बात होती है, तो हम किस तरह से को बेटर बनाने के लिए जो टाइम है वो देते हैं, अवेयरनेस के मैनर में या फिर कम्युनिकेशन के मैनर में। वो जो टाइम है वो एज अ प्रोपोर्शन हमें एज अ रिकॉर्ड PRSR के और ESG के पॉइंट ऑफ व्यू से शेयर कर सकते हैं रिपोर्टिंग के अंदर। नेक्स्ट जो टारगेट है वो है इंश्योर्स वुमेन्स फुल एंड इफेक्टिव पार्टिसिपेशन एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर लीडरशिप। तो यहाँ पे लीडरशिप के रिस्पेक्ट में ये पर्टिकुलर टारगेट है। तो इसके अंदर जो महिलाएं हैं वो किसी भी लेवल में हो, पॉलिटिकल लेवल में हो, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल में हो, कंपनी लेवल में हो, या फिर किसी ग्रामीण लेवल पे हो, वो किसी भी जगह पे, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के प्लेटफॉर्म पे उनकी जो भागीदारी है, उनका जो पार्टिसिपेशन है, उसे हमें इंश्योर करना है कि उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले पार्टिसिपेट करने के लिए, और इसमें किसी तरह की इम्पार्शियलिटी ना हो। इस चीज़ को इंश्योर करना है इस टारगेट के अंदर। और इसका जो इंडिकेटर है वो प्रोपोर्शन की बात है। अपनी कंपनी में आप थ्रू स्टाफ, थ्रू मैनेजर पोजीशन आप शो कर सकते हो कि हमारे पास सुपरवाइजर है, वहाँ पे हमने कितनी महिलाओं को हमने आगे बढ़ाया है, कितने मैनेजर्स को आगे बढ़ाया है एज अ वुमेन, इस पर्टिकुलर टारगेट के रिस्पेक्ट में रिपोर्ट करने के लिए BRSR के पॉइंट ऑफ व्यू से, ESG के पॉइंट ऑफ व्यू से। और किस तरह से हम जो इन्हांसमेंट है लीडरशिप का महिलाओं के अंदर कर रहे हैं, उसके लिए क्या क्या आपने फ्रेमवर्क तैयार किया है जिसको आप यूज करके इस पर्टिकुलर टारगेट को गोल 5 के आप प्रमोट कर रहे हो, और फर्दर नेशनल की जो नीड है SDG के रिस्पेक्ट में गोल 5 के टारगेट को एड्रेस करने के लिए, इंश्योर करने के लिए में हेल्प मिलती है। तो ये आज का था हमारा ट्रेनिंग पार्ट 3 जो हमने डिस्कस किया। अभी गोल 5 में कुछ पॉइंट्स रह गए हैं, तो नेक्स्ट ट्रेनिंग में हम कवर करेंगे। आपको कोई रिक्वायरमेंट है रिपोर्टिंग की, एडवाइसिंग की, ऑप्टिमाइजेशन की, ESG के रिस्पेक्ट में ट्रेनिंग की, तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हो दिए हुए कॉन्टेक्ट डिटेल्स पे। और फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट ट्रेनिंग पार्ट में, पार्ट 4 में, और आगे की जो नॉलेज है उसके ऊपर कंटिन्यू करेंगे अपनी ट्रेनिंग को, डिस्कशन को। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू और गुड डे। जय हिंद। ऑल द बेस्ट। हैप्पी मकर संक्रांति।